नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे ख़ास कार्यक्रम तरकश में। मैं हूं कवीन सचान और तरकश में आज हमारे ख़ास मेहमान हैं मुख्य चुनाव आयुक्त साहब। वरिष्ठ IAS अधिकारी नसीम जैदी ने 19 अप्रैल को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। नसीम जैदी का कार्यकाल जुलाई 2017 तक होगा। नसीम जैदी भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश काडर के 1976 बैच के अधिकारी हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ कस्बे में हुआ था। वे उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख जिलों में जिलाधिकारी रह चुके हैं और लंबे समय तक भारत सरकार के अहम विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या हैं इस नए पद को लेकर, आयोग को लेकर? मैं कहूँ कि पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से इसके रोल को लेकर सबने पहचाना भी है और सब इसकी वाहवाही भी करते हैं। आप इसे किस तरफ ले जाएंगे? क्या आपकी एक एजेंडा मैं कहूँ है आगे को लेकर? सबसे पहले तो इस इंटरव्यू के लिए धन्यवाद। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभालने के बाद आयोग की तरफ से एक विज़न हमने सामने रखा और उसके तहत जो हमारी पहली वरीयता है वो है कि हम एक ऐसा इलेक्टोरल रोल 1 जनवरी 2016 को दें जो गलतियों से दूर हो और जिसमें मल्टीपल एंट्रीज़, जिसको बोगस और फेक एंट्रीज़ कहते हैं, उसको भी हम अधिकतम सीमा तक हटा सकें। तो ये हमारा पहली वरीयता है और इसके लिए हमने नेशनल इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम, एक बृहद प्रोग्राम है जो लॉन्च किया है और उसको हमने लॉन्च किया है अपने नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर और जिसमें 14 करोड़ हिट अभी तक हो चुके हैं। दूसरा हमारा जो वरीयता होगी, सभी 11 चुनावों में जो कम से कम हमारे कार्यकाल में होंगे उसमें हम वोटर्स का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन और समाज के सभी वर्गों की इंक्लूसिवनेस उसके अंदर हम सुनिश्चित कर सकें। तीसरा हमारा एक वरीयता का क्रम में आइटम है और वो है कमीशन को बाकी स्टेक होल्डर से एंगेज करते हुए वोटर सेंट्रिक या वोटर फोकस्ड बनाना और इसके तहत हम अपने वोटर्स को सिंप्लीफाइड प्रोसेस और उनको इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के माध्यम से सर्व करने का एक हमारी महत्वपूर्ण वरीयता है। और इन वरीयताओं को एक जामा पहनाने के लिए हम अलग से स्ट्रेटजिक प्लान भी बना रहे हैं जो अगले 5 से 10 साल का होगा। आपने जो बातें कि मैं एक एक करके उन पर आना चाहूँगा। पहले मतदाता सूची की अगर मैं बात करूँ, आपने जो नए पोर्टल की बात की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से देखा गया जैसे साहब कि शहरी और ग्रामीण जो है उसमें जो अंतर, जो फ़र्क है, उसके चलते शायद मैं कहूँ कि ग्रामीण मतदाता उतना अवेयर नहीं होता या वोटर लिस्ट को लेकर, अपने नामों को लेकर, या फिर जब उनका प्रकाशीकरण होता है वो उतना ज़्यादा ब्लॉक तक जाकर या फिर उस लेवल पर जाकर उनको सही कराने की कोशिश भी नहीं करता है। कैसे ही, क्योंकि सबसे बड़ी शायद चुनौती होगी आपकी नज़र में, कैसे इससे निपटेंगे आप? देखिए, ये सही है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो मतदाता सूची में अपना नाम सही कराने या उसका टाइम से ऐड कराने जैसी कार्रवाई के बारे में बहुत जानकार नहीं रहते हैं। तो इसके लिए हमने एक बहुत प्रभावी व्यवस्था कमीशन में बनी हुई है और वो है हमारे BLO लेवल की, बूथ लेवल ऑफिसर्स की। तो हमने जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है और पोर्टल प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, हालांकि ये IT इनेबल्ड लोगों के लिए ज़्यादा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने BLO के माध्यम से जो इस प्रोग्राम के तहत हाउस टू हाउस विज़िट करेंगे और वो हमारे मतदाताओं से कांटेक्ट करेंगे कि वो अपना नाम यदि ऐड कराना हो या करेक्ट कराना हो या जो लोगों की मृत्यु हो गई उनके नाम डिलीट कराने हो, उस पर वो कार्रवाई करें। मगर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आयोग इस बात को लेके भी जागरूक हैं कि हम न केवल IT इनेबल्ड मतदाताओं के लिए काम करें, बल्कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे वोटर्स रह रहे हैं जिनको IT की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनको भी हम सुविधा प्रदान करें। इसके लिए हम एक कंट्री में जो हमारा जाल फैला हुआ है सिटीज़न सर्विस सेंटर्स का, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है और विभिन्न राज्यों ने भी अपने ई सेवा केंद्र बना रखे हैं, हमने वोटर फैसिलिटेशन सेंटर्स बना रखे हैं।
तो हम इनके जाल को सर्विस एरिया कंसेप्ट में ला करके अपने बूथ लेवल के जो वोटर्स हैं उनको भी हम आईटी की सेवाओं को उनके नज़दीक तक ले जाना चाहते हैं। अब मैं अगली कड़ी में अगर आऊँ जरीद साहब, वो है कि जब मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचता है और मत का इस्तेमाल करता है, कई बार उसके राइट्स को लेकर और ई वोटिंग के बाद कई भ्रामक प्रचार भी आया है, मैं कहूँ कि कई तरह की अफवाहें भी की गई। आप लोगों ने एक पहल की शायद कोशिश की है कि जो एक मैं कहूँ कि पर्ची का सिस्टम शुरू करने की बात है, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, कब तक इम्प्लीमेंट होने की उम्मीद है? जहाँ तक हमारी ईवीएम मशीन की बात है, उसको जैसा आपने कहा भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं, तो मैं इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए आयोग की तरफ से ये आश्वस्त करना चाहूँगा अपने मतदाताओं को, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सभी जो हमारे एक्टिविस्ट हैं कि हमारी ईवीएम मशीन पूर्णतया सुरक्षित है और इसमें किसी भी प्रकार की टेम्परिंग या छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। उसके बहुत सारे तकनीकी और एडमिनिस्ट्रेटिव कारण हैं, उसका इस समय जिक्र नहीं करेंगे विस्तार से। लेकिन जहाँ तक पर्ची व्यवस्था की आपने बात करी है, VVPAT जिससे नाम दिया गया, तो उसका नाम VVPAT है, यानी कि वोटर ने किसको वोट दिया है ये इस मशीन के माध्यम से सत्यापित कर सकता है और ये मशीन ईवीएम के साथ जुड़ जाती है। इसमें जिस व्यक्ति को वोटर ने वोट दिया है वो उसकी विंडो पर 7 सेकंड के लिए आ जाती है, जिसमें उसका क्रमांक, उसका नाम और उसका सिंबल ये दिखाई देता है। वोटर उसको देख सकता है। इसका इस्तेमाल हमने नागालैंड में एक बाई इलेक्शन के माध्यम से 2013 में प्रारंभ किया था और तब से चुनाव के बाद हम लोग इसका इस्तेमाल बढ़ाते रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय का भी ये निर्देश है कि हम फेजेस में करें, क्योंकि अन्यथा हमें 12 लाख वीवीपैट मशीन बनानी पड़ेंगी, जिनका लंबा खर्चा है, लंबा खर्चा और निर्माण में भी परेशानी है। तो हमने इसका इंक्रीजिंग यूज़ किया है और इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हमने वैलिडेट किया है। अब आने वाले चुनाव में हम बिहार में ख़ास तौर पे 36 कंस्टिट्यूएंसीज़ में वीवीपैट का इस्तेमाल करने वाले हैं और करीब 10,000 वीवीपैट मशीन्स जुड़ेंगी। हम समझते हैं कि वीवीपैट मशीन एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके ज़रिए वोटर अपना सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकता है कि उसका वोट उसी कैंडिडेट को गया है जिसको उसने बटन दबाया है। और एक चीज़ और जो उसमें है जरीद साहब कि जिस तरीके से नेगेटिव वोटिंग का ऑप्शन दिया गया कुछ जगहों पर, और किस तरीके से देखते हैं इस प्रयोग को, क्योंकि एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह ही भी इस्तेमाल हो रहा है, और क्या इसमें जो अलग अलग मैं कहूँगी संगठन मांग करते रहे हैं कि नेगेटिव वोटिंग की अगर संख्या हार जीत के फ़र्क से ज़्यादा हो जाए तो उसको कैंसिल करने का, इस पर क्या आपकी राय है? किस तरीके से इस पर आगे बढ़ना होगा? देखिए, नोटा का विकल्प माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आयोग ने बहुत तत्परता से उसे लागू कर दिया और ईवीएम मशीन में एक विकल्प भी दे दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पॉलिटिकल चॉइस किसी वोटर की न केवल पॉजिटिव हो सकती है बल्कि नेगेटिव भी हो सकती है। ये विकल्प वोटर को मिल गया और उसका उपयोग उसने करना प्रारंभ भी कर दिया। लोकसभा के चुनाव में जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसमें करीब 60 लाख लोगों ने नोटा के बटन का इस्तेमाल भी किया। अब ये हमारे विचार में नहीं है कि हम उसका बहुत व्यापक प्रचार और प्रसार करें, क्योंकि हमारा काम तो इलेक्शन कराना, वोटर्स को पोलिंग बूथ पर लाना, अवेयर करना है। तो नोटा का सक्रिय प्रचार प्रसार करना हमारे विचारणीय विषय नहीं है। जहाँ तक नोटा के 50% से ज़्यादा होने के बाद उस इलेक्शन को ख़त्म करने की बात है, उस पर आयोग का कोई अभी ना राय है और मेरे ख्याल में अभी ना इसके ऊपर कोई जल्दी से राय बनने वाली है। अब मैं आता हूँ कैंडिडेट को लेकर लगातार, क्योंकि आयोग की मैं कहूँ कि अच्छी पहल और आयोग की सख्ती के चलते भले ही चुनाव में दलों की ओर से बेरुखी रही हो, जिस तरीके के सुझाव आयोग ने दिए हैं, खासी संख्या कम हुई है उन लोगों की जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, जिन पर आपराधिक मामले चल रहे थे, या फिर धनबल या बाहुबल की मैं बात करूं। लेकिन अभी भी एक बड़ा हिस्सा है जहां पर शायद काम करने की ज़रूरत है।
इस दिशा में क्या आयोग को उतनी मदद उन दलों से नहीं मिल रही जिनसे अपेक्षित है, या आपको लगता है कि आयोग के पास और ज़्यादा अधिकार हों तभी शायद इस दिशा को पूरी तरीके से हम कहें कि क्लीन कर सकते हैं पॉलिटिक्स को? देखिए, आपने सही कहा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है अपने इलेक्शन सुधारों का भी और चुनौतियों का भी, कि हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में क्रिमिनल एलिमेंट्स का कम से कम प्रवेश हो। तो इसके लिए एक तो हमारे यहाँ व्यवस्था ये है कि एफिडेविट्स पर अपना पूरा इतिहास आपको बताना पड़ता है और वोटर को उसको देख करके अपना निर्णय करना पड़ता है। दूसरा, एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था हो भी गई है कि जो निर्वाचित हैं अगर उनको 2 साल की सजा तो हो वो चुकी है, उसी तारीख से उनका रद्द माना जाएगा। एक बड़ा सुधार जो लॉ कमीशन ने भी अभी दिया है और हमने भी लगातार कहा है, जो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जाकर के अब लॉ मिनिस्ट्री में आया है, वो है कि ऐसे लोग जिनके ऊपर 5 साल से ज़्यादा सज़ा वाले मुकदमे के बारे में चार्जशीट कोर्ट ने संज्ञान में ले ली है, उनको भी इनएलिजिबल किया जाए। यदि साहब जो एक सीमा दी गई है व्यय को लेकर, खर्चे को लेकर, उसको लेकर बार बार सवाल खड़े होते हैं, जो आमतौर पर ज़्यादातर कैंडिडेट बताते हैं कि उनकी उस सीमा के अंदर उन्होंने खर्च किया है, लेकिन हकीकत क्या है ये सब कोई जानता है। क्या करने की ज़रूरत है, किस तरीके की पहल आप सोच रहे हैं? ये सही है कि जो हमारी चुनाव की सीमा है उसकी अंडर रिपोर्टिंग हमारे निर्वाचित लेजिस्लेटर्स और पार्लियामेंट के मेंबर्स करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और हमारा आंकड़ा भी यही बताता है। तो ये सीमा के बारे में काफ़ी चर्चा रहती है कि अगर अंडर रिपोर्टिंग हो रही है तो इस सीमा को ख़त्म कर दिया जाए, या कहीं से ये सुझाव आता है कि सीमा को और बढ़ा दिया जाए ताकि जो सीमा के बाहर वाला पैसा जो अनअकाउंटेड मनी है, ब्लैक मनी के तौर पर, उस पर रोक लग सके और वो अबाउ द ग्राउंड आ जाए। लेकिन हमारा आयोग में मानना ये है कि सीमा का बना रहना बहुत आवश्यक है। अंडर रिपोर्टिंग होती है, ये हम मानते हैं, लेकिन सीमा को ख़त्म करने या सीमा को बढ़ाने से ब्लैक मनी का इस्तेमाल ख़त्म होगा ऐसा संभव नहीं है। हम समझते हैं कि एक तो जो कमी है व्यवस्था की वो ये है कि जो हमारा कैंडिडेट है उसके सीमा खर्चे पर तो है, उसको हमारे यहाँ उसका रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है, अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ता है, हमारी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स भी उसको देखती हैं, वो अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन उसको धन किन किन स्रोतों से मिला, किन फ्रेंड्स, वेल विशर्स, कारपोरेट्स, पॉलिटिकल पार्टी से मिला, इसका कोई हिसाब किताब कैंडिडेट को, आयोग को या अन्य कहीं स्थानों पर देना पड़े ऐसा नहीं है व्यवस्था। तो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट स्टेप के तौर पर कैंडिडेट को जो धन मिल रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी लाना ज़रूरी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक फ़ंड बनाना चाहिए, एक कोष होना चाहिए, इसके ज़रिए चुनाव में उन लोगों को या दलों को पैसा मिले ताकि प्राइवेट फंडिंग बंद हो जाए और ब्लैक मनी का जो झमेला है, मैं कहूँ कि जो एक बड़ा इसमें हिस्सा आता है, उस पर रोक लग सके। क्या आपको लगता है कि ये एक उचित फार्मूला है, सही फार्मूला हो सकता है? देखिए, फंडिंग के बारे में दो सीमाएं हैं, एक्सट्रीम सीमाएं। एक तरफ तो ये है कि पूरा स्टेट फंडिंग कर दी जाए, दूसरी तरफ सीमा यह है कि कारपोरेट फंडिंग बंद कर दी जाए, और बीच में ये इन काइंड सब्सिडी देने का एक प्रश्न सामने आता है। तो वर्तमान कानून के हिसाब से तो कारपोरेट फंडिंग अभी अलाउड है, लेकिन जहाँ तक स्टेट फंडिंग की बात है उसके बारे में कमीशन का ये स्टैंड रहा है कि जब तक अन्य रेडिकल रिफॉर्म्स इलेक्शन से संबंधित सुधारों के न किए जाएं तब तक स्टेट फंडिंग के कोई मायने नहीं है। अभी हमारे चुनाव आयोग ने भी और लॉ कमीशन ने भी इसके बारे में केवल इतना कहा है कि इस समय पर केवल ये विचार हो सकता है कि इन काइंड सब्सिडी को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे आपके दूरदर्शन पर सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को टाइम देते हैं पब्लिसिटी के लिए, इसी प्रकार से और प्रकार की क्या इन काइंड सब्सिडीज़ हैं
जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को या कैंडिडेट्स को दे सकते हैं, उस पर ही केवल वर्तमान में विचार हो सकता है। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तो कहा है कि स्टेट फंडिंग की जाए और नेशनल इलेक्टोरल ट्रस्ट की स्थापना की जाए। और क्या एक जो चंदे को लेकर, चुनावी चंदे को लेकर जो एक मैं कहूँ कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट शायद राजनीतिक दलों ने उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है कि 20,000 से कम चंदे के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं करना, आपको लगता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो शायद घातक साबित हो रहा है? देखिए, जहाँ तक 20,000 रुपये से ऊपर के जो कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को आते हैं, वो तो आरपी एक्ट के तहत उनको रिटर्न हमारे यहाँ फाइल करने होते हैं, वो काफ़ी हद तक अकाउंट होता है। सबसे बड़ा विषय ये आपके एनोनिमस डोनेशंस या ओपेक फंडिंग का है, और ये छोटे छोटे धनराशियाँ आती हैं, ये एक चिंता का विषय है। और हमारे आंकड़े बताते हैं कि लगभग 80% जो पैसा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, वो 20,000 से कम वाला है। उसमें जेन्युइन भी हो सकते हैं और गैर जेन्युइन भी हो सकते हैं। तो हम ये कहते रहे हैं आयोग में कि ख़ास तौर पर जो 20,000 से कम वाली धनराशि है, इसका लेखा जोखा और इसकी पारदर्शिता बनाई जाए। और इसी को ध्यान में रख करके पिछले साल कमीशन ने संविधान के आर्टिकल 324 का इस्तेमाल करके पारदर्शिता गाइडलाइन भी जारी करी हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और उनकी अकाउंटेबिलिटी स्थापित करने के लिए। उसमें हम यही कह रहे हैं कि जो 20,000 रुपये से कम वाले पैसे हैं, उनके बारे में डिटेल्स जो हैं वो रखें और आवश्यकता पड़ने पर कमीशन को भी दें। जैसे साहब, यहाँ पर मैं रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और अहम सवाल होंगे।